नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। हमने पिछले समय में राहु एक परिचय पर वीडियो बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2। उसमें राहु का एक इंट्रोडक्शन था। पार्ट 1 में हमने कुछ बातें रखी और फिर उसके आगे पार्ट 2 में हमने 2 पार्ट में मिला करके एक राहु का एक चरित्र चित्रण हमने बताया। अब राहु किस-किस भाव में क्या-क्या असर दिखाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। राहु अपने आप में एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह होते हुए भी संसार के अंदर कई बड़ी घटनाएँ, व्यक्ति के जीवन में कई बड़ी घटनाएँ, इन सब के पीछे वो एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदार तत्व है। राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के 2 भाग हैं। राहु सिर है और केतु जो है वो धड़ है। अभी हम राहु के बारे में ही हम परिचय दे रहे हैं कि राहु का स्वभाव और राहु का प्रभाव इंसान के जीवन में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर जब समय आएगा तब केतु के बारे में भी हम कुछ चर्चाएँ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि राहु लग्न में, किसी भी जन्म कुंडली में जब लग्न में राहु हो, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? तो यह एक बहुत ही रसप्रद किस्सा है, क्योंकि राहु का लग्न में होना। अब हम अगर संक्षिप्त में कहने जाएँ, तो क्या होगा कि बात जितने अच्छे तरीके से गले में उतरनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तो इस तरह से हो नहीं पाएगा। मैं प्रत्येक भाव का एक वीडियो बनाऊँगा, ताकि प्रत्येक भाव में राहु की जो भूमिका है और उस भाव की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, उसका एक स्पष्ट चित्रण हमको मिले, लोगों को समझ में आए कि इस भाव का महत्व क्या है और इस भाव के अंदर फिर जब राहु बैठता है, तो उसका क्या प्रभाव है। आज हम बात करते हैं लग्न भाव की, जन्म कुंडली का प्रथम घर। अब जन्म कुंडली के प्रथम घर के बारे में हम बात करते हैं, तो हमको जन्म कुंडली के प्रथम घर के बारे में कुछ अच्छी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। यहीं से गिनती केंद्र की भी होती है और यहीं से गिनती त्रिकोण की भी होती है। तो केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी भाव है, उस भाव के अंदर का जो प्रभाव है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने पुराणों में जो पौराणिक कहानी है अमृत मंथन की, उसके बारे में तो हमने पिछले भी कई वीडियो में बताया है, और जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन्हें तो इस बारे में काफ़ी कुछ पता है। अब हम इतना जानते हैं कि एक समुद्र मंथन हुआ था और उसमें दैत्यों ने और देवों ने अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभाई थी। तो मंथन के लिए
मेरू पर्वत को लाया गया था। पुराण में ये कथा प्रचलित है। मेरू पर्वत को मथनी के तौर पे लाए थे। अब हम अगर लग्न भाव को देखते हैं, तो ये लग्न भाव उसी मेरू पर्वत का प्रतीक है। ये मथनी है। मधानी कहते हैं, मथनी कहते हैं। जो दही से लस्सी बनाने, छाछ बनाने, मक्खन बनाने के लिए जिसका उपयोग होता है कि जिसको घुमाया जाता है, उसके घुमाने का क्रम भी ऐसा ही होता है। कभी दाएँ, कभी बाएँ, इस तरह से उसको घुमाया जाता है और उससे फिर मक्खन निकलता है। तो ये जो एक कहावत है या एक वाक्य बना हुआ है, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, वो हमारे पिंड में भी है, हमारे शरीर में भी है। तो इसमें से हमको अब कुछ बातों को समझना ज़रूरी है कि जो हमारा शरीर है, वो एक मथनी है। ये जो जीव सृष्टि है, ये दही है और ये जो धरती है, ये वो पात्र है कि जिसके अंदर ये समग्र जीव सृष्टि मौजूद है, अर्थात ये दही मौजूद है और इसमें हर व्यक्तित्व आता है। वो कभी दाएँ घूमता है, कभी बाएँ घूमता है, अर्थात कि कभी पॉज़िटिव करता है, कभी कुछ नेगेटिव करता है या कभी इस दिशा में जाता है, कभी उस दिशा में जाता है। और इस तरह से समाज में, देश में इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर वो किसी न किसी तरह की हलचल ज़रूर पैदा करता है। इस संसार के चलने में हर व्यक्ति अपनी-अपनी भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति एक मथनी है कि जो कुछ दाएँ होता है, बाएँ होता है और वो कुछ न कुछ एक मक्खन तैयार करता है, अर्थात कि किसी न किसी तरह के निष्कर्ष को वो जन्म देता है। अब हम ये समझें कि जो मथनी होती है, मथनी खुद जो है वो मक्खन नहीं खाती है। वो सिर्फ़ दही में घूमती है और मक्खन के निकलने का कारण बनती है। वो भीगती है। उसका सिर्फ़ कर्म भोग यही है कि उसको भीगना है। तो जैसे मथनी है, वो जो कुछ भी कर रही है, उसमें उसके अपने आप के लिए कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ भी करती है, जैसे भी उसको घुमाते हैं, ऐसे ही घूमती है, मक्खन निकलता है, उसको खाने वाले खाते हैं, मथनी खुद नहीं खाती। तो यहाँ पर जब हम किसी भी अर्थ के बारे में सोचें, तो सबसे पहले हम ये समझें कि लग्न का जो भाव है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि विवेक, बुद्धि, मस्तिष्क। हमारा जो दिमाग है, हर किसी भी जीव में उसका एक अपना दिमाग है, चाहे वो कोई पशु-पक्षी हो, कोई कीट-पतंगा हो या किसी भी तरह के कोई भी जो मतलब जीव-जंतु हैं, जो इस सृष्टि में मौजूद हैं, उनका उनके पास सबके पास अपना एक-एक दिमाग है। तो हर व्यक्ति को जिस तरह की जीवन शैली मिली है, उस तरह से जीता है। जिस जीव को जिस तरह की जीवन शैली मिली है, उसके अनुरूप वो अपना जीवन जीता है, अपना समय काटता है और अपने अंत को पाता है।
जो लग्न का जो भाव है, वो महत्वपूर्ण भाव है। कहते हैं कि अगर लग्न का भाव कमज़ोर है, दूषित है, तो इंसान के जीवन का जो सार है, जो उसका एक आधार है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा, अस्त-व्यस्त रहेगा, असंतुलित रहेगा। क्योंकि जो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है, हमारा मस्तिष्क, अगर वहाँ पर ही किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस है, तो हमसे भूलें होंगी, जो हमारे लिए, अपने लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए किसी न किसी तरह से हानिकारक होंगी। और अगर हमारा मस्तिष्क, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि अच्छी स्थिति में है, तो हम अपने आप को भी सुखी करेंगे, अपने आप का जो जीवन है उसको सार्थक करेंगे और हमसे जुड़े हुए परिवार को, समाज को, संसार को हम कुछ अच्छा प्रदान करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे उनके लिए, सबके लिए। तो प्रथम भाव जो है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाव है। प्रथम भाव अगर हम देखें, तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो प्रथम भाव में मेष राशि आती है। उस मेष राशि का स्वामी मंगल है। नैसर्गिक जो कुंडली है कालपुरुष की, उसमें प्रथम भाव मंगल के आधिपत्य में है और अष्टम भाव, जहाँ वृश्चिक राशि आती है, वो भी मंगल के आधिपत्य में है। मंगल जन्म का कारण भी है और वो मृत्यु का कारण भी है। अब हम यहाँ ये समझें कि मेष राशि का लग्न में होना अर्थात कि अग्नि तत्व का लग्न में होना। सभी को पता है, जो भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, उन सबको पता है कि सूर्य लग्न में बलवान होता है। लेकिन सूर्य लग्न में बलवान क्यों होता है? सूर्य लग्न में बलवान इसलिए होता है कि वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वहाँ पर मेष राशि है, तो वहाँ पर वो सूर्य बलवान होगा। अब कालपुरुष कुंडली के अनुसार हम देखें मेष राशि, तो मेष राशि जो है वो एक वर्टिकल अप है। अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसी हैं कि जिनको लोग बहुत ध्यान से नहीं देखते। जैसे कि लग्न में कौन-सी राशि किस ग्रह का स्वामित्व वहाँ पर क्या प्रभाव देगा। लग्न के अंदर जो राशियाँ हैं, उन राशियों का कालपुरुष कुंडली के अंदर जो लग्न में जो राशि है, उसके साथ अगर मित्रता है, तो वहाँ पर कुछ अच्छा, कुछ करेक्टिव, कुछ करेक्शन होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई विपरीत ग्रह है, जो कालपुरुष कुंडली के लग्न के स्वामी से शत्रुता रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक है। जैसे कि कालपुरुष कुंडली के अंदर लग्न में मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। तो यहाँ पर जब भी राहु आएगा, शनि आएगा,
तो यहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगा। ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, तो उन्होंने मटेरियलिज़्म को ध्यान में रख कर के किसी तरह की भविष्यवाणियाँ नहीं की है। उन्होंने आत्मा की उन्नति के लिए, कि आत्मा की उन्नति के लिए किस मार्ग पे चला जाए, किस तरह से संसार में रहकर संसारी होते हुए भी संसार की मोह माया से बच कर के कोई आत्मा, कोई व्यक्ति कैसे निकल सकता है, तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। और ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में यहाँ के किस तरह के कर्म करने हैं, किस तरह के कर्मों से बचना है, इस तरह की सारी व्याख्याएँ की। भारत भूमि पर जो ये एक अनमोल देन है ज्योतिष शास्त्र की, इसके बारे में एक और तथ्य भी है। वो तथ्य ये है कि यहाँ पर आत्मिक उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास पहले भी किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। हमको किस रास्ते पे चलने के लिए सोचना चाहिए, इसका एक मार्गदर्शन ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित है। ज्योतिष शास्त्र में जो राशियाँ हैं, इन राशियों के अपने अर्थ हैं। जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, 4, 8, 12 ये मोक्ष प्रदायिनी राशि कही जाती है। 4, 8, 12 राशि के स्वामी अगर 1, 5, 9 में अर्थात कि मेष, सिंह और धनु राशि में हो, तो ज्योतिष शास्त्र ये संकेत देता है कि इस जीव के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, वो चुनौतियों को स्वीकार करेगी और अपने उत्थान के लिए उन चुनौतियों से जूझेगी और उस चुनौती को पूरा करने के लिए, सफल होने के लिए पूरा प्रयास करेगी। इसी तरह से जो 1, 5, 9 अर्थात कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनके स्वामी अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में जाकर बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति अपनी उन्नति के, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उनको जो प्रयास करना चाहिए, तो वो उस प्रयास को करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। वो इस तरह की चुनौती को स्वीकार करने की बजाय खाना-पीना है, जीना है, वो इस तरह की रुचि रखेंगे। फिर आता है कि जैसे अगर वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, इनका स्वामी अगर इन्हीं राशियों में हो, तो क्या होगा? तो इसका अर्थ भी बताया गया है कि इस तरह के जो लोग हैं, वो चुनौतियों का स्वीकार करेंगे, नहीं भी करेंगे और
सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, इनके जो स्वामी हैं, अगर इन्हीं राशियों में होंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो अपने कर्मों से कोई नया ऋणानुबंध खड़ा करेंगे। इसको फिर से समझ लेते हैं कि जो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन भाव के जो इस राशियों के जो स्वामी हैं, अगर वो मेष, सिंह और धनु राशि में जाते हैं, तो ऐसी आत्माएँ जो हैं, वो चुनौतियों को स्वीकार करेगी और स्वीकार करके सफलता पाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। अब जो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इसके जो स्वामी हैं, अगर ये कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ये कहीं न कहीं जो है अपनी चुनौतियों को पूरा करने का जो प्रयास है, उसमें ये सफल होंगे। और एक संभावना है। इसी तरह से अगर कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इसके स्वामी अगर इन्हीं राशियों में आते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उन चुनौतियों को स्वीकार करेगा भी, नहीं भी करेगा, अर्थात कि एक उसका मिश्र प्रतिसाद रहेगा। वो कभी तो सोचेगा हाँ, कुछ करना है, फिर उसको ढीला छोड़ देगा। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इसके स्वामी अगर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में ही जाते हैं, तो ऐसी सूरत में व्यक्ति अपने कर्म में बड़ा उत्साहित रहेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अधिकतर वो मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियलिज़्म में ही अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करेगा। उसको अपना नाम चाहिए, अपने कर्म का प्रभाव चाहिए और अपने कर्म के प्रभाव की उसको प्रशंसा चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये लग्न में जो भी राशियाँ आएँगी, उन राशियों के अकॉर्डिंग ये भी एक बहुत समझने वाली बात है। क्योंकि संसार का भी एक अपना एक नियम है कि जो छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ के रखता है, तो छोटी चीज़ें भी एक न एक दिन तो उनके हाथ से चली ही जाती है, लेकिन बड़ी चीज़ें कभी, बड़ी सफलताएँ उनके हाथ में कभी आ नहीं पाती। तो ये जो लॉजिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सफलता और असफलता, ये दोनों भी समय का ही एक स्वरूप है। कभी कोई समय सफलता बनकर आता है, तो कभी कोई समय जो है वो असफलता बनकर दिखाई देता है। वास्तविक दृष्टि से अगर हम देखें, तो सफलता कभी-कभी किसी बड़ी असफलता के भेष में होती है और कभी-कभी असफलता किसी बहुत बड़ी सफलता के भेष में आती है। लग्न का महत्व इसीलिए है कि हमारे लग्न भाव में कौन-सा ग्रह आया है, उस ग्रह की महिमा क्या है। अगर हम लग्न में कौन-सी राशियों के क्या प्रभाव हैं, अगर ये सब हम बात करने जाएँ तो फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम अभी सिर्फ़ भाव की बात कर रहे हैं। लग्न में अगर कोई अशुभ ग्रह आ जाता है, अशुभ का मतलब है कि जो लग्न का जो एक क्षेत्र है, जो वहाँ का जो एक कार्यशैली है लग्न भाव की, तो वहाँ पर
अगर कोई मिसमैच होता है, तो क्या होता है कि कुंडली के अंदर दूसरे भी जो राजयोग हैं, वो भी निष्फल हो जाते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई बहुत अच्छा ग्रह योग है, किसी की कुंडली में कोई बहुत अच्छा राजयोग पड़ा है, लेकिन लग्न में अगर कोई अशुभ ग्रह आ गया या कोई मतलब कि ऐसा ग्रह आ गया कि जो किसी त्रिक भाव से आया है अथवा तो किसी भी तरह का वहाँ पर कुछ अशुभत्व पैदा करता है, तो सीधी-सी बात है कि लग्न भाव जो है वो डिस्टर्ब होता है और वो अगर डिस्टर्ब हुआ, तो पूरा एक तंत्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि लग्न में राहु की। लग्न का प्रभाव, लग्न की वास्तविकता को थोड़ा-सा जानना ज़रूरी था। अब हम लग्न में अगर राहु आया है तो उसके बारे में किस तरह का अनुमान लगा सकते हैं, उसके बारे में हम विचार करते हैं। कालपुरुष जो कुंडली में लग्न का भाव है, तो उसमें मेष राशि विद्यमान है। मेष राशि मंगल के आधिपत्य में आती है। मेष राशि जो है, वो अग्नि है। अग्नि का स्वभाव है कि वो उसकी ज्वालाएँ ऊपर की ओर उठती है। हम जिसको कह सकते हैं कि वर्टिकल अप। और राहु जो है, राहु का स्वभाव है वर्टिकल डाउन। अगर वो लग्न में आता है, तो इंसान के विवेक को, इंसान की बुद्धि को वो डाउन स्टेयर पे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु भोग, राहु लालसा और महत्वाकांक्षाएँ जो कि मटेरियलिज़्म से जुड़ी हुई है, उन महत्वाकांक्षाओं की ओर राहु इंसान का झुकाव करता है। अग्नि जो है व्यक्ति को उत्थान के लिए प्रेरित करती है, लेकिन राहु का लग्न में आना इंसान को ब्रिलियंट बनाएगा, वहाँ पावर देता है। लेकिन वो सारा इंटेलिजेंस, वो सारा पावर उसका सिर्फ़ मैं और मैं, यहाँ तक ही सीमित रहेगा। राहु का लग्न में होना अर्थात कि व्यक्ति अपने आप में वो इतना मशगूल रहेगा कि उसको ऐसा लगता है कि मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूँ? मुझे किसी के बारे में क्या बात करनी? राहु का लग्न में होना, तो जो है ये वर्टिकल डाउन, मटेरियलिज़्म की ओर इसका सारा झुकाव, ये एक ओसीडी देता है व्यक्ति को। ओसीडी का अर्थ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेस है कि व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है, अपने आप को स्वस्थ समझता है, लेकिन वो किसी तरह की मानसिक भ्रांति का शिकार होता है। ऐसा व्यक्ति
अपने आप को कहीं पर भी एडजस्ट कर पाने में हमेशा असफल रहता है। ये जो है व्यक्ति उसकी सीखने की पैटर्न, उसकी समझाने की पैटर्न, किसी भी तरह का काम करने की उसकी जो भी पैटर्न होगी, वो उसने खुद डिज़ाइन की है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा बेहतरीन कोई काम नहीं कर सकता है, मेरे तरीके से ज़्यादा बेहतर कोई तरीका कोई नहीं बता सकता और वो अपने आप को एक तरह का बहुत बड़ा सर्जक मानता है। वो ऐसा सोचता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है और मेरे से बेहतर कोई कुछ कर भी नहीं सकेगा और जबकि उसका अपना खुद का इतना एक अच्छा होमवर्क नहीं होता किसी भी काम में। किसी भी तरह के काम में उसकी अपनी खुद की जो पूरी एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए, वो पूरी तैयारी डीपली नहीं करता है। वो किसी न किसी तरह का बस हाँ, हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह का उसका ज़्यादा रहता है। राहु लग्न में तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, लग्न में राहु है और उस भाव का स्वामी जो है, वो भी कुछ कमज़ोर परिस्थिति में है, निर्बल स्थिति में है। तो ऐसे में सेल्फ इंटेलिजेंस डिस्ट्रक्टिव सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, उसके अंदर देखी जाती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि साइकोन्यूरोसिस। ये ज़्यादातर व्यक्ति के पिछले जन्म के अकर्म के कारण उसको मिलती है। पिछले जन्म का अकर्म, अकर्म का अर्थ है कि पिछले जन्म में उसको जहाँ-जहाँ भी अपनी कोई भूमिका निभानी थी, जहाँ-जहाँ जो-जो भी काम उसको करना चाहिए था, जो उसके लिए सहज था, जो उसके लिए संभव था, लेकिन उसने नहीं किया, तो उसका परिणाम उसको इस तरह के मनोनाड़ी दौर्बल्य के तौर पे प्राप्त होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी तरह के टीम वर्क में, फैमिली में, सोसाइटी में वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति जब अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो देखा गया है कि वो थोड़ी दूर साथ चलेंगे और उसके बाद में बस उनको कुछ न कुछ खटक जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ और वो फिर वो अपना वहाँ से पिंड छुड़ाने की बात करेंगे, वो अपने वहाँ से हटने की बात करेंगे। लग्नेश अगर पीड़ित होता है, तो फिर इस परिस्थिति में काफ़ी विस्फोटक स्थितियाँ निर्माण होती है। लग्नेश की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु का जिस राशि में बैठना होता है, उस राशि में बैठने पर उस राशि के स्वामी के
निर्बल होने का एक ऑटोमेटिक रीज़न वो खुद बन जाता है। इसका एक उपाय है। इसका उपाय एक बहुत ही सरल है। लग्न में अगर राहु हो, तो व्यक्ति को श्रवण अर्थात अपने आप में एक सुनने की आदत डालनी चाहिए। अध्ययन अर्थात कि व्यक्ति को एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के किसी भी विषय का एक अध्ययन करना चाहिए। किसी की बातों पे भी अगर विचार करता है, तो उनकी बातों का भी पूरा अध्ययन करें। किसी भी कॉन्सेप्ट पर बड़ी बारीकी से वो काम करे। जो उसने अध्ययन किया है, जो कुछ भी उसने एक बातों को सुना है, जाना है, तो फिर उन बातों में उसको थोड़ा-सा मनन करना ज़रूरी है। मनन का अर्थ है कि उसको मन में ही मन में उन बातों को रिपीट करें। सामने वाले ने क्या बोला, उसने खुद ने क्या बोला, उसका एक निष्कर्ष जो है उस पर बार-बार सोचने की कोशिश करें कि क्या मैं सही अनुमान लगा पा रहा हूँ? क्या मैं सही देख पा रहा हूँ? या मैं सही तरह से समझ पा रहा हूँ? जो सुना है, जो पढ़ा है, उसको बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से उसका ऑब्ज़र्वेशन करें। फिर उसको अपने मन में ही रिपीट करें, मनन करें। उसको मनन करने के बाद में उन बातों को मनन करने के बाद फिर वो कुछ कन्क्लूज़न निकालना शुरू करें। उसमें कुछ संशोधन की प्रवृत्ति को वो अपनाएँ। अगर हमने कुछ पढ़ लिया है, तो वो पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हमको आगे अपनी एक कल्पनाओं को सक्रिय करना चाहिए। अपनी कल्पनाओं को सक्रिय करने के बाद में व्यक्ति को फिर उसका एक आकलन करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति के काम वहीं पर बिगड़ते हैं कि जहाँ पर वो किसी की बात को ध्यान से सुनता नहीं है। अगर किसी ने कुछ बोला है, समझाया है, बताया है, तो वो उसके बारे में वो चिंतन नहीं करता है अर्थात कि उसकी बातों का एक अध्ययन नहीं करता है। अगर हमने कहीं कुछ पढ़ा है, तो पढ़ने का लाभ क्या हुआ जब अगर हम उसको अच्छी तरह से उसको हम अ, बारीकी से समझने की कोशिश ना करें। और हमको कुछ जो भी कुछ समझ में आया है, तो हम उसको बार-बार रिपीट करें। रिपीट करने के बाद में हम ये सोचें कि क्या ये बात गले उतर रही है, ये बात हमारे मस्तिष्क में फिट बैठ रही है। और अगर वो बात हमारे मस्तिष्क में फिट बैठ रही है, तो फिर हमको थोड़ा-सा उसके अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, संशोधन करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम संशोधन करते हैं, अर्थात कि मंथन करते हैं, तो कई नई बातें, कई पुरानी बातें हमारे सामने व्यक्त होती हैं। कई कई सारे अर्थ निकल कर हमारे सामने आते हैं। तो वो जो भी अर्थ हमारे सामने निकल कर के आते हैं, उन अर्थों का मूल्यांकन किया जाए, उनका आकलन किया जाए। अगर हम ये करते हैं, तो ये भी एक सनातन सत्य है कि हमारी ये प्रवृत्ति हमें
कई बड़ी-बड़ी भूलों से बचा लेती है। हमारे भारत के अंदर जो हमारा सनातन धर्म है, उस सनातन सनातन जो धर्म की जो संस्कृति टिकी है, वो वेद, पुराण, इनके अंदर के जो कथानक हैं, उनके ऊपर ये आधारित है। हमको ये समझना है कि हमको जो भी काम मिला है, उस काम को कैसा अंजाम देना है। उस काम में हमको सफल होना है या हमको असफल होना है। क्योंकि काम कोई भी बुरा नहीं है। अगर हमने कोई काम उठाया है, तो वो काम ढंग का नहीं था, इसलिए हम असफल हो गए, इसलिए कुछ मज़ा नहीं आया, कोई यश, मान, कीर्ति नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं। हमको अपने आप को व्यापक दृष्टिकोण बनाने में ढालना है। जाएँगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सोच लेंगे, देखा जाएगा, इन चीज़ों से बचना है। राहु का मुख्य प्रभाव ये है कि व्यक्ति कुछ भी करने से पहले, किसी तरह के भी एक्शन को लेने से पहले, वो सोचता नहीं है। लग्न का जो भाव है, वो ब्रेन है, मस्तिष्क है और हमारा जो थर्ड हाउस है, जन्म कुंडली का जो भी थर्ड हाउस है, वो मोटर मैकेनिज़्म है। अर्थात कि हमारा जो ब्रेन सोचता है, जो आयोजन करता है, उसको एप्लाई हमारा थर्ड हाउस करता है। थर्ड हाउस जो हम कहते हैं पुरुषार्थ का भाव। अब यहाँ सीधी-सी बात है कि प्रत्येक भाव का जो धन भाव है, उसका अगला भाव है। जैसे लग्न है, लग्न का अगला भाव परिवार का भाव है, धन का भाव है। तो जैसा हमारा विवेक रहेगा, जैसी हमारी बुद्धि होगी, इसी तरह का धन हम संचित कर पाएँगे, इसी तरह का परिवार के अंदर सुख शांति हम क्रिएट कर पाएँगे। आगे भी हम इसी तरह से कुछ अच्छे व्यापक अर्थों को लेकर के प्रत्येक भाव के बारे में हम बातें करेंगे। अगला वीडियो हमारा द्वितीय भाव के बारे में होगा, जिसमें हम द्वितीय भाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और फिर वहाँ पर राहु का क्या प्रभाव रहेगा, क्या दुष्प्रभाव रहेगा, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।